हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? छोटा करना है। हाँ, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया है। चलो, हमारा उस दिन ये चैप्टर जो था, इसका जो लेक्चर चल रहा था वो बीच में रोकना पड़ गया था। आप सभी को पता ही होगा, बता दिया था, है ना। चलो जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा, मानव जनन, जिसमें हम पढ़ रहे थे मादा प्रजनन तंत्र। और मादा प्रजनन तंत्र में बेटा अंडाशय पढ़ चुके थे, उसके बाद में फैलोपियन नलिका पढ़ी थी, उसके बाद में गर्भाशय पढ़ा था, और बाह्य जननेंद्रिय भग पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ना था स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था वो देखिएगा बेटा। स्तन ग्रंथि में हमें क्या पढ़ना था? सहायक ग्रंथियों में बार्थोलिन ग्रंथि पढ़ना है और स्तन ग्रंथि पढ़ना था। सबसे पहले हमने किसकी बात करी? स्तन ग्रंथियों की बात करी। स्तन ग्रंथि जिनमें मिलेंगी वो क्या कहला रहे थे? स्तनधारी कहला रहे थे, मैमल्स कहला रहे थे। दोनों में मिल रही थी, नर और मादा। ये जो लिखा हुआ है ये उसी दिन का ही है जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, परसों। नर और मादा दोनों में मिलती है, लेकिन विकास किसमें करती है? मादा में, क्योंकि मादा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स मिलते हैं जो इसके विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहां पर मिलती है? वक्ष में मिलती है। ये वाला चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है, वक्षीय भाग, यहां पर मिलती है। तीसरी, चौथी, पांचवी जो हमारी तीसरी से लेकर छठी पसली जो होती है हमारी, यहाँ पर वक्षीय पसली जो होती है, परशुक जो पसलियां होती है, उसके सामने मिलती है, जहां पर मांसपेशी मिलती है। कौन सी? पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स मिलती है, व्रत अंश पेशी जहां पर पाई जाती है, उसके सामने मिलती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद हमने आंतरिक संरचना पढ़ी थी किसकी? स्तन ग्रंथियों की। आंतरिक संरचना में मैंने बताया था कि स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या मिलती है? वसा मिलती है, वसा में ऊतक मिलता है। उसके अलावा 15 से 20, क्या बेटा, ये याद रखना था आपको, 15 से 20 क्या मिल रही थी? स्तन पालिकाएं मिल रही थी। और ये जो स्तन पालिका, जिनको मेमोरी लोब्स बोलते हैं, इस तरीके से ये स्तन पालिका मिल रही थी 15 से 20, है ना। इनको हमने अलग से बनाया था, ये स्तन पालिका है। इन स्तन पालिकाओं के अंदर क्या पाई जा रही थी? कुपिकाएं पाई जा रही थी। ये क्या थी? कुपिका। हमने फिर एक कुपिका को बाहर निकाल कर देखा था। ये जो कुपिका थी हमने इसको बाहर निकाल कर देखा। ये कुपिका किससे बनी हुई है? कुपिका बनी हुई है कुपिका कोशिकाओं से। कुपिका के अंदर क्या मिल रही है? कुपिका कोशिका मिल रही है, और बीच में खाली जगह मिल रही है, गुहा मिल रही है, जिसको हमने कुपिका गुहा बोला। तो साइड में इस तरीके से कुपिका कोशिका, और यहां पर क्या मिल रही है? कुपिका गुहा। ठीक है, हमने बोला था कि भैया एक औरत, एक मादा जब गर्भ धारण कर लेती है तो उस दौरान 5वें से 9वें महीने तक जो प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा था, वो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा था, ऑक्सीटोसिन लास्ट में रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन जो था वो क्या कर रहा था? इन कुपिका कोशिका को प्रेरित कर रहा था, क्या बनाने के लिए? इन कुपिका कोशिकाओं को प्रेरित कर रहा था दुग्ध का निर्माण करने के लिए। तो ये जो कुपिका कोशिकाएं हैं, ये कुपिका कोशिका बेटा, इन कुपिका कोशिकाओं को प्रोलैक्टिन प्रेरित कर रहा था, क्या बनाने के लिए? दुग्ध। दूध बना दिया, यहां पर डाल दिया, कुपिका गुहा में डाल दिया। ये कुपिका गुहा में क्या डाल दिया? दुग्ध डाल दिया। लेकिन दुग्ध निकालने के लिए उत्तरदायी कौन था? दुग्ध निकालने के लिए उत्तरदायी कौन था? ऑक्सीटोसिन, जो प्रसव के बाद में, यानी पार्चुरेशन के बाद में, उसके बाद में ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है, दुग्ध को रिलीज कराता है। यहां तक की बात मैंने आपको बता दी थी परसों। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? हाँ जी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से। हाँ जी, जल्दी से बताइए, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई थी? यहां तक सभी को क्लियर है? नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से दुग्ध आएगा कैसे, बाहर कैसे आएगा, तो उस चीज को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये हमारी स्तन पालिका है, ठीक है। स्तन पालिका के अंदर क्या मिल रही है बेटा? इस तरीके से कुपिका मिल रही है। हम एक की बात करते हैं यहां पर, एक की, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या भर चुका है सर? दूध। यहां पर दूध, यहां पर दूध का निर्माण हो चुका है। अब ये दूध यहां से निकलेगा, ये नलिकाएं, सारी की सारी नलिकाएं फ्यूज्ड होकर एक नलिका बनाएंगी।
ये सारी की सारी नलिका फ्यूज्ड होकर एक नलिका बनाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी नलिकाएं जो किससे निकली हैं, कुपिकाओं से निकली हैं। ये कुपिकाओं से निकलकर ये सारी की सारी नलिकाएं एक कॉमन नलिका बनाएंगी। ये प्लीज बात मत करिएगा, नहीं तो नहीं समझ जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में, इधर फोकस कर, यहां पर जूम कर रहा हूं मैं। ये देख, ये कौन है बेटा, ये है स्तनपाली, जिसके अंदर ये ब्लू ब्लू कौन है, कुपिका। कुपिका की गुहा में क्या एकत्रित हो गया, दुग्ध। ये दुग्ध किससे निकलेगा, कुपिका की गुहा से निकलेगा। कौन निकालेगी, कुपिका नलिका। कौन, ये है कुपिका नलिका, ये व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर की, कौन है, कुपिका नलिका। और ये सारी कुपिका नलिकाएं जुड़ गई हैं और जुड़कर एक नलिका बना दी। और ये एक नलिका किससे बाहर निकल रही है, सर इस पाली से, इस स्तन पाली से एक नलिका बाहर निकल रही है। तो जरा सोचिए, क्या ऐसी ही एक नलिका यहां से भी बाहर निकलेगी, यहां से भी बाहर निकलेगी, यहां से भी बाहर निकलेगी। खुद जरा सोचिए और दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? और आ गई है तो फटाफट थम्स अप का निशान दे दीजिए, जल्दी से जल्दी से। यहां से इस तरीके से ये सारी की सारी फ्यूज्ड होकर एक नलिका बना रही हैं। ठीक है, अब ये जो नलिका जो यहां से निकल रही है, ये वाली, इस नलिका को बोला जाता है स्तन नलिका। याद रखना, इस नलिका को बोला जाता है स्तन नलिका। ठीक है, क्या बोला हमने इसको, स्तन नलिका, मैमरी ट्यूब्यूल। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको हम, स्तन नलिका, मैमरी ट्यूब्यूल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख, अब ये स्तन नलिका, ये स्तन नलिका और मान ले ये स्तन नलिका, ये दोनों फ्यूज्ड हो गई है। सिमिलरली ये स्तन नलिका और ये स्तन नलिका फ्यूज्ड हो गई है। मैंने तेरे को स्तन पालिकाएं कितनी बताई थी, 15 से 20। मैंने यहां पर कितनी दिखाई है, 4, 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसे और भी होंगी। तो ये कई सारी स्तन नलिकाएं फ्यूज्ड होकर एक कॉमन नलिका बना रही है। सोच, ये कई सारी फ्यूज्ड होकर एक कॉमन नलिका बना रही है। दिमाग लगाइए, यहां तक की बात समझने की कोशिश करिए। ये स्तन नलिकाएं, अलग रंग से तो ना दिखाओ ना, समझ में आ रहा है ना। ये स्तन नलिका थी, स्तन नलिकाएं हैं जो फ्यूज्ड हो गई हैं और एक कॉमन नलिका बना दी। ये दोनों भी फ्यूज्ड हो गई, कॉमन नलिका बना दी है। अब ये जो कॉमन नलिका बनाई है, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं स्तन वाहिनी। क्या बोला बेटा हमने, स्तन वाहिनी। डन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, चलो जी। अब ये जो स्तन वाहिनी तुम देख रहे हो, ये स्तन वाहिनी जो तुम देख रहे हो, ये भी फ्यूज्ड हो जाएंगी। और जहां पर ये फ्यूज्ड होंगी वहां पर ये थोड़ी सी फूल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये जहां पर ये स्तन वाहिनी एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाएंगी, उनका किनारा जो होगा वहां पर वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है जी। अब जो ये फूला हुआ भाग जो होएगा, ये जो फूला हुआ भाग जो है, इसको बोलते हैं स्तन तुम्बिका। मैं अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा क्या बोला जाता है, पहले एक बार हिंदी में लिख देता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्तन तुम्बिका। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइएगा, फोकस करिएगा। ये मैंने यहां पर 4 स्तन पालियों से एक स्तन तुम्बिका बना दी। ऐसी और 4-5 से एक और स्तन तुम्बिका होगी। सोच, एक और स्तन तुम्बिका होगी, एक और स्तन तुम्बिका होंगी, यानी 3-4 स्तन तुम्बिका होंगी कि नहीं होंगी। भाई आपने ये 4 स्तन पालिकाओं से एक स्तन तुम्बिका बना दी,
है ना। 4, प्रियांशी गुजर थोड़ा सा 1 सेकंड वेट कर लो। ये 4 आपने स्तन पालिकाओं से मिलकर एक स्तन तुम्बिका बना दी। हाँ सर, स्तन तुम्बिका बना दी। ये स्तन तुम्बिका दिख रही है, ये स्तन तुम्बिका, ये स्तन तुम्बिका, कई सारी स्तन तुम्बिका है, 3 से 4 स्तन तुम्बिका। अब ये 3 से 4 स्तन तुम्बिका ये भी ऐसे कहीं ना कहीं किसी से फ्यूज्ड होकर बनी हुई होंगी। किससे फ्यूज्ड होकर बनी होंगी? स्तन वाहिनियों से फ्यूज्ड होकर बनी हुई होंगी, है ना। अब ये स्तन तुम्बिकाएं मिलकर कौन? ये स्तन तुम्बिकाएं मिलकर खुल रही हैं दुग्ध वाहिनी में। ये स्तन तुम्बिकाएं मिलकर किसमें खुल रही हैं? सर ये दुग्ध वाहिनी में खुल रही है। तो भाई साहब जिनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया है, सिलेबस कब तक होएगा, ये कब तक होएगा, मैं ऐसा भगाऊंगा ना अर्चना राव, तुमको समझ में नहीं आएगा। सच्ची कह रहा हूं, शांति से पढ़ लो। जब टीचर की तबीयत खराब होती है ना तो उसको परेशान नहीं करते हैं, चुपचाप पढ़ाई करते हैं। और मेरे को ऐसे बच्चों से सख्त नफरत है जो पढ़ाई के दौरान बीच में बिना फालतू के क्वेश्चन पूछकर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। कोर्स कब तक कंप्लीट होएगा, ये कब तक कंप्लीट होएगा, पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, बिना फालतू का डिस्टरबेंस क्रिएट करना। यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, कोर्स कब तक कंप्लीट होएगा, जबरदस्ती। तुम पढ़ने आते हो, क्या करने आते हो? तुमको इतने दिन हो गए, अब तो थोड़ा सा बुद्धि आ जानी चाहिए थी यार। देखो इधर ध्यान से सुनिएगा। ये स्तन पालिका कई सारी स्तन पालिकाओं से क्या निकली है? स्तन नलिका। क्या निकली? स्तन नलिका। ये स्तन नलिका, ये स्तन नलिका, ये स्तन नलिका, ये स्तन नलिका। स्तन नलिका फ्यूज्ड होकर क्या बना रही है? स्तन वाहिनी। ये स्तन वाहिनी बना दी। ऐसे ही यहां पर भी कोई स्तन वाहिनी होगी। स्तन वाहिनी है। स्तन वाहिनी मिलकर क्या बना रही है? फ्यूज्ड हो गई, और फ्यूज्ड होकर उसका फूला हुआ भाग है जो क्या कहला रहा है? स्तन तुम्बिका। ये स्तन तुम्बिका फ्यूज्ड होकर किसमें ओपन हो रही है? दुग्ध वाहिनी। और ये दुग्ध वाहिनी ध्यान से सुन, ये दुग्ध वाहिनी ओपन होती है एक संरचना में। ये दुग्ध वाहिनी ओपन होती है एक संरचना में जिसका नाम है चूषक, जिसको हम क्या बोलते हैं? चूषक, निपल्स। क्या बोलते हैं? चूषक बोलते हैं, निपल्स बोलते हैं। यहां तक की बात बताइए। बताइए, क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? वापस से सुन जल्दी से। स्तन पालियां जो है, स्तन पालियों से क्या निकली थी? सर स्तन पालियों से निकली थी क्या? स्तन नलिका। स्तन नलिका फ्यूज्ड होकर क्या बनाई? स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी फ्यूज्ड होकर जो नलिका बनाई उसका फूला हुआ भाग क्या कहला रहा है? स्तन तुम्बिका। स्तन तुम्बिका आगे जाकर किसमें ओपन हुई? दुग्ध वाहिनी। दुग्ध वाहिनी किसमें ओपन हो रही है? दुग्ध वाहिनी कहां पर मिल रही है? चूषक में। खत्म खल्लास। इतनी सी बात थी। सर इनको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? बेटा इंग्लिश में स्तन पालियों को हमने बोला था मेमरी लोब्स। स्तन नलिकाओं को हमने क्या बोला था? मेमरी
ट्यूब्यूल्स। स्तन वाहिनी को हम क्या बोलते हैं? मेमरी डक्ट। स्तन तुम्बिका को हम क्या बोलते हैं? मेमरी एम्पुला। दुग्ध वाहिनी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। और चूषक को हम क्या बोलते हैं? निप्पल्स। ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा, हाँ जी, इस तरीके से ये पूरा का पूरा पाथवे था किस चीज के? दुग्ध के जाने का। अब जरा सोचिए, इस दुग्ध को बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी कौन था? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन था जो दुग्ध स्त्रावण कराएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दो नाम दिए जाते हैं, जिसमें से एक नाम होता है मिल्क, अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। क्या बोलते हैं? मिल्क लेट डाउन हार्मोन। और एक नाम और दिया जाता है इसको, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्रसव के दौरान वो जो मायोमेट्रियम थी ना, मायोमेट्रियम याद आ रही है आपको? गर्भाशय की भित्ति, उसके अंदर क्या कराना? संकुचन कराना, जिससे बच्चा बाहर आए। तो वो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। और यही ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? मिल्क लेट डाउन, मिल्क को बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी है। कौन? ऑक्सीटोसिन। इसलिए हम इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई है। सो आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। डन डना डन डन क्लियर है? हाँ, प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क निकालता है। ठीक है जी। चलिए जी। और एक और चीज, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हालांकि ये बाद में आएगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये बच्चे के करहाने पे, बच्चे के रोने पे ये हार्मोन भी रिलीज होता है मदर से। मदर के अंदर एक मदर अपनी रसोई में काम कर रही है, दूर में बच्चा रो रहा है, बच्चा रोया ना, तो उसकी आवाज सुनकर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिल्क को बाहर निकाल देता है। ठीक है। ये भी होता है, इसकी क्वालिटी होती है किसकी? इस हार्मोन की। ठीक है। कि बच्चे के सुनने से ये रिलीज होता है। ठीक है। हाँ जी। बाकी आपको मैंने उस दिन जाते जाते ये बता रहा था कि बेटा आप लोगों में से कईयों ने, जो किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब भैंसें दूध नहीं देती है तो हम भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं। आप में से कितने बच्चों ने देखा है? आपने सुना होगा बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाने आ जाती है। वो एक्चुअली दूध पिलाने क्यों आ रही है? क्योंकि अब उसकी आवाज सुनकर उसके मैमरी ग्लैंड से, उसके ब्रेस्ट से, उसकी स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निकलने लग जाता है, इसलिए वो उसको दूध पिलाने आ जाती है। सुना होगा आपने। हाँ जी। बच्चा कह रहा हूं, भैंस जब दूध नहीं देती है तो कई बार उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा, वो इंजेक्शन किस चीज के होते हैं? ऑक्सीटोसिन के होते हैं। वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, थोड़ी देर में भैंस दूध निकालने लग जाती है। ठीक है। तो जिनके घर पर भैंस होगी उनको पता होगा, उनको आइडिया होगा किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं? बेटा ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। डन। चल आगे बढ़ते हैं। ये था हमारी स्तन ग्रंथि। ये हमारा वो टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था? हम यहां पर क्या पढ़ रहे थे दोस्त? हम यहां पर पढ़ रहे थे क्या? मादा प्रजनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों में हमें स्तन ग्रंथि पढ़नी थी और बार्थोलिन ग्रंथि पढ़नी थी। स्तन ग्रंथि हमने देख ली। अब बात करते हैं किसकी? बार्थोलिन ग्रंथि की। सेकंड इज बार्थोलिन ग्रंथि। सेकंड जो है वो कौन है? बार्थोलिन ग्रंथि है। बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है। सबसे पहला बिंदु, ये कहां पर लोकेशन इसकी कहां पर होती है? कहां पर सिचुएटेड होती है? जो योनि छिद्र जो था, उस योनि छिद्र के दोनों तरफ एक एक क्या मिल रही है? बार्थोलिन ग्रंथि मिलती है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहां तक की बात समझ में आती है।
सर ये टॉपिक बुक में है क्या? हाँ बेटा, ये वाला टॉपिक तो है, ये तो डायग्राम भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, ये वाला, ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं। एक चीज और दे रखी है, वो यहां पर रह गई, और वो ये जो स्तन ग्रंथियां जो होती है, इसमें ये जो चूषक जो होता है, इस चूषक के आसपास का जो क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, रंगीन होता है, थोड़ा सा ब्लैकिश या थोड़ा सा ब्राउनिश या थोड़ा सा पिंकिश कलर का होता है। इस एरिया को बोला जाता है एरियोला। क्या बोला जाता है? एरियोला। यानी जब हम स्तन ग्रंथि को सामने से देखें इस तरीके से, तो बीच में है ये निप्पल यानी चूषक, और इसके आसपास का जो एरिया जो होता है, जिसमें वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। इस तरीके से आप इस डायग्राम में भी देखेंगे तो ये वाला जो एरिया जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो पोर्शन जो है, इसको हम बोलते हैं एरियोला। लिखा भी हुआ है ये देख, एरियोला। यहां पर एक्चुअली मेलानिन वर्णक मिलता है। यहां पर क्या मिलता है? हाँ जी, कौन सा वर्णक मिलता है? मेलानिन हार्मोन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि लोकेशन मैंने आपको बता दी है, योनि छिद्र जो होता है उसके दोनों तरफ एक एक मिलती है बार्थोलिन ग्रंथि। कार्य क्या करती है? बहुत सीधा सीधा कार्य जो है क्या? श्लेष्मा स्त्रावित करना, श्लेष्मा स्त्रावित करना। क्या स्त्रावित करना? श्लेष्मा स्त्रावित करना। क्यों श्लेष्मा स्त्रावित करना? ताकि संभोग प्रक्रिया सुगम हो सके। संभोग प्रक्रिया जो है वो आसान हो सके। आसानी से हो सके। चिकनाहट देना एक तरीके से, ये जो श्लेष्मा जो है ये क्या कर रही थी? चिकनाहट दे रही थी। चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन कर रही थी, लुब्रिकेट कर रही थी। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइएगा, मैं अभी बिल्कुल भी कमेंट नहीं देख रहा हूं, आप फालतू में लिख रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहां पर। अगर आप नहीं सुनेंगे, है ना दीपक कुमार, बिना फालतू में एक ही चीज को कंटिन्यूअसली स्पैम करता जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। खुद ही इरिटेट हो जाएगा, तो खुद ही इरिटेट हो जाएगा और इरिटेट होकर बंद कर देगा। ठीक है जी। सो बार्थोलिन ग्रंथि कहां पर मिल रही थी? जो योनि छिद्र जो था, इस योनि छिद्र के दोनों तरफ मिल रही थी। ये जो योनि छिद्र जो था, इस योनि छिद्र के दोनों तरफ यहां पर। ठीक है, किसके अंदर? अब ये क्षेत्र कौन सा था? याद कर, प्रकोष्ठ था या नहीं था? वेस्टिब्यूल बोला था। इस क्षेत्र को क्या बोला था? प्रकोष्ठ बोला था। वहां पर मिल रही है, योनि छिद्र के दोनों तरफ मिल रही है। अब यहां से जो लिक्विड निकल रहा है वो यहां पर क्या रिलीज कर रहा है? श्लेष्मा। क्या रिलीज कर देता है? म्यूकस। अब वो म्यूकस क्या करेगा? सोच, जब पेनिस इंसर्ट किया जाएगा, यानी शिशन जब इंसर्ट किया जाएगा, है शिशन जब इंसर्ट किया जाएगा, तो वो एक शिशन क्या है? ठोस संरचना। ये भी कैसा था? ठोस। ठोस से जब घर्षण करेगा तो नुकसान हो सकता है ना, है ना? तो इसीलिए यहां पर चिकनाहट दे दी इस जगह पर, ताकि जब पेनिस अंदर इंसर्ट हो तो वो आसानी से अंदर चला जाए। बस इतनी सी बात थी। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब कंफ्यूजन कहां पर होता है? मैंने भी यहां पर गलती से समव्रती बोल दिया था। यहां पर कंफ्यूजन कहां पर होता है? कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा कार्य तो नर के अंदर बार्थोलिन ग्रंथि कर रही थी, सेम कार्य जो है वो कौन कर रही थी? बार्थोलिन ग्रंथि कर रही थी। किसमें? नर में। सेम कार्य बार्थोलिन ग्रंथि कर रही थी, किसमें? नर में। और मैंने शायद किसी बच्चे को डांट भी दिया था, मैंने बोला था कि ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं? समव्रती या समरूप बोलते हैं। लेकिन यहां पर माफ करिएगा बच्चे जिसको मैंने डांट दिया था, सेम कार्य है किसके जैसा? बार्थोलिन ग्रंथि के जैसा। तो हम ऐसी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? जिनका कार्य समान होता है लेकिन संरचना अलग होती है।
ऐसे अंगों को हम क्या बोल देते हैं? समव्रती या समरूप बोल देते हैं, है? लेकिन वो जिनका कार्य अलग होता है और संरचना समान होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं? समजात, है ना? अब इस डेफिनेशन को अगर देखें, हाँ जी, इसका सेम कार्य होता है, किसके जैसा होता है? अरे यार क्या लिख रहा हूं, बार्थोलिन नहीं, काउपर ग्रंथि के जैसा, जिसको हमने बल्बो यूरेथ्रल बोला था। हाँ जी, अब इस डेफिनेशन को अगर देखिए, जिनका कार्य समान है, संरचना अलग है, उनको हम क्या बोलते हैं? समव्रती या समरूप बोलते हैं, है ना? जिनका कार्य अलग होता है, संरचना समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समजात बोलते हैं। ठीक है। अरे यार गलती से लिख दिया शबाना, बार्थोलिन ग्रंथि कब से मेल में होने लग गई? गलती से लिख दिया प्रभु, माय गॉड, गलती से लिख दिया। ये जो सेंटर में नहीं है, क्योंकि यहां पर बुखार चढ़ रहा है। ठीक, हाँ जी। अब मुझे बताइएगा, इस डेफिनेशन को देखने के बाद में हम क्या बोलेंगे? बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि और जो मादा में मिल रही है, बार्थोलिन ग्रंथि जो मादा में मिल रही है, और बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि जो नर में मिल रही थी, है? देखने के बाद आप क्या बोलेंगे? इस चीज को क्या बोलेंगे? जरा सोच। यही बोलेंगे ना कि भैया इन दोनों की संरचना तो अलग अलग है और कार्य इनका समान था। ये भी श्लेष्मा निकाल रही है, ये भी श्लेष्मा निकाल रही है, दोनों का फंक्शन सेम है, तो उस हिसाब से हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? सर उस हिसाब से हम इन दोनों ग्रंथियों को क्या बोलेंगे? सर हम इन दोनों ग्रंथियों को बोलेंगे क्या? समव्रती या समरूप बोलेंगे, एनालॉगस बोलेंगे। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एनालॉगस। लेकिन ये एनालॉगस नहीं है, ये समजात है, ये होमोलोगस है। क्यों सर जी? क्योंकि ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है किसमें? 10वीं कक्षा में। ये जो डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है ना, ये कि सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये जो हम वर्ड बोलते हैं ना, ये बोलते थे 10th क्लास में। लेकिन जब हम 12वीं कक्षा में आए और एक चैप्टर पढ़ा, कौन सा? विकास। तो उस विकास चैप्टर में पढ़ने के बाद में हमें पता लगा कि एक्चुअली समजात या समव्रती अंगों की डेफिनेशन ये नहीं होती है। तो क्या होती है? समजात अंग वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है, जिनका ओरिजिन सेम होता है, कार्य और संरचना से कुछ लेना देना नहीं है। समव्रती वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग होती है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, याद रखना। हाँ, डन। तो ये चीज याद रखना, समजात अंग वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति क्या होती है? समान होती है, सेम ओरिजिन होता है। तो बेटा जी इसका ओरिजिन भी मीजोडर्म से होता है और इसका ओरिजिन भी किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। अच्छा, डन, क्लियर है। कल क्लास 3 बजे होगी, कल क्लास 3 PM पर होएगी, याद रखिएगा बच्चों। कल क्लास 3 बजे होएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। हाँ भाई, जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनकी उत्पत्ति समान होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। अब एक बालक बोल रहा है सर एग्जाम्पल से बता दीजिए। यही तो एग्जाम्पल है। सोच, मेरे अंदर जो
काउपर या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है वो किससे ओरिजिनेट हुई है? मीजोडर्म से। ठीक है। सिमिलरली मादा के अंदर जो बार्थोलिन ग्रंथि है वो भी मीजोडर्म से उत्पन्न हुई है। ठीक है। सो जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनकी उत्पत्ति समान होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। अब जब आप 12वीं कक्षा में ये चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा? विकास, इवोल्यूशन, तो वहां पर समजात संवृत्ति अंग आएंगे। तो वहां पर जब समजात संवृत्ति अंग आएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी क्या? जिनकी उत्पत्ति समान होती है। हो सकता है कि स्ट्रक्चर सेम हो या ना हो। जी हां, ये भी चीज मिलेगी। हो सकता है स्ट्रक्चर सेम हो या ना हो, फंक्शन अलग हो या ना हो। तो बिना फालतू में अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अभी जो चीज समझने वाली थी सिर्फ इतनी सी, क्या कि यहां पर आपने इन दोनों को समजात क्यों बोला? हमने तो 10वीं कक्षा में डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि समजात वो होते हैं जिनका कार्य अलग होता है, संरचना समान है। भैया इनका तो कार्य सेम है और संरचना इनकी कैसी है? अलग अलग है। उस हिसाब से तो ये समवर्ती होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है समजात की। समजात अंगों की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि वो ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम टिश्यू से होता है, वो ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम पूर्वज से होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। याद रखना। और यहां पर ये बार्थोलिन और बल्बोयूरेथ्रल दोनों समजात अंग है क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है। याद रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कौन सी थी बेटा? बार्थोलिन ग्रंथि थी। बार्थोलिन ग्रंथि योनि छिद्र के दोनों तरफ मिल रही थी, श्लेष्मा स्रावित कर रही थी, संभोग प्रक्रिया को आसान बना रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये था, योनि जो थी उसके अंदर अम्लीय वातावरण मिल रहा था, जिसका पीएच जो था वो लगभग 4 से 5 के बीच में था। 4 से 5 के बीच में या 3 से 5 के बीच में बोल दे, 3 तो ज्यादा हो जाएगा। 4 से 5 में 4.5 के आसपास इनका पीएच होता है। 4 से 5 के बीच में क्या था? पीएच था। अम्लीय वातावरण था किसके अंदर? योनि के अंदर। ठीक है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया ये जो योनि है इसके अंदर अम्लीय वातावरण क्यों है? पहला चीज। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि योनि तो कैसी थी? वर्ड मैंने बोला था अग्रंथीय थी। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पूछा था। अग्रंथीय थी, अग्रंथीय थी और कैसी थी? अग्रंथीय थी, लेकिन फिर भी अम्लीय वातावरण था। याद आ रहा है? आप में से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर योनि जो है उसकी दीवारों में कोई भी ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, तो अंदर वातावरण अम्लीय कैसे हो गया? है ना? और कौन सा अम्ल है जो यहां पर निकल रहा है और क्यों निकल रहा है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो भैया ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे तो ये बाद में चीज आनी थी जब हमें एक टॉपिक पढ़ना था कैपेसिटेशन, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। आजी ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। सबसे पहली चीज, योनि के अंदर ये जो अम्लीय वातावरण जो होता है ये उत्पन्न करने का काम कोई ग्रंथि नहीं करती है। कौन करते हैं? बैक्टीरिया। जी हां, मादा की योनि के अंदर मिलते हैं बैक्टीरिया। कौन सा? लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। क्वेश्चन ये था कि सर योनि जो है वो अग्रंथीय है। मैंने कहा यस, कोई ग्रंथि मिल रही है। जैसे गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम थी उसमें तो ग्रंथि मिल रही थी जो श्लेष्मा स्रावित करेगी, लेकिन योनि जो अग्रंथीय थी
अग्रंथि में थी, यानी उसके अंदर कोई ग्रंथि नहीं है। तो फिर जब ग्रंथि नहीं है तो योनि के अंदर अम्लीय वातावरण कैसे हुआ? तो योनि के अंदर अम्ल जो होता है, पहली बात तो वो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो कौन रिलीज करता है? लैक्टोबैसिलस रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? लैक्टोबैसिलस रिलीज करता है, जो एक बैक्टीरिया है। अब आप बोलेंगे सर क्यों मिल रहा है, ये क्यों निकाला लैक्टिक एसिड? चलो ये तो समझ में आ गया कि ये अम्लीय वातावरण इससे पैदा हुआ, इस एसिड की वजह से। हुआ क्यों? रीजन क्या था? तो बेटा याद रखना, ये लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है? ये दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। दूसरे सूक्ष्म जीव जो होते हैं की वृद्धि को रोकता है। तो योनि एक छिद्र है जिससे सूक्ष्म जीव अंदर जा सकते हैं। योनि एक छिद्र है जिससे सूक्ष्म जीव अंदर जा सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, मेनली फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन, कवक से होने वाला रोग हो सकता है योनि में। तो उसको रोकने के लिए योनि में क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये तो चीज क्लियर है, ये लैक्टिक एसिड जो होता है दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ भैया, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली चीज समझ में आ गई कि ग्रंथि क्यों है, मतलब कोई ग्रंथि नहीं मिल रही। फिर अम्ल कहां से आ गया? बैक्टीरिया यहां पर वृद्धि कर रहे थे, स्पेशली कौन? लैक्टोबैसिलस जाति के कई बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये लैक्टिक एसिड दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। चलो सर, ये तो चीज समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि सर योनि के अंदर अगर अम्लीय वातावरण है, ये योनि है और इस योनि के अंदर अगर अम्लीय वातावरण है तो वीर्य कैसे जाएगा? जो वीर्य जो होएगा, उस वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है, उन शुक्राणुओं को तो अम्लीय वातावरण मिलेगा। क्या मिलेगा? अम्लीय वातावरण मिलेगा। और अम्लीय वातावरण अगर मिला, अम्लीय वातावरण अगर मिला तो भाई साहब ये तो खत्म हो जाएंगे। बोलिए, बोलो, दिमाग लगाओ। ये तो शुक्राणु तो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वातावरण कैसा है? अम्लीय है ना, है ना। गेट बंद कर दे यार उधर का। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सर संबंध बनाने से भी अदर बैक्टीरिया जा सकते हैं? यस, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उनको रोकने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टिक एसिड जो होता है। हाँ भाई, क्वेश्चन जो था वो यही था कि सर योनि के अंदर अगर अम्लीय वातावरण है और शुक्राणु यहां से आएंगे तो शुक्राणु तो मर जाएंगे, है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा, इस जगह को, इस अम्लीय वातावरण को न्यूट्रल करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज्ड करना पड़ेगा। सोचो, इसको हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा तभी तो शुक्राणु जा पाएंगे। हाँ सर, करना तो पड़ेगा। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन निकला होगा? सोच, इस योनि के दोनों तरफ कोई ग्रंथि थी जिसने कुछ श्लेष्मा निकाली, और वो श्लेष्मा इस अम्लीय वातावरण को न्यूट्रलाइज्ड करने का कार्य करेगी। जैसे बार्थोलिन ग्रंथि ने, जैसे काउपर ग्रंथि ने नर में मूत्र मार्ग में न्यूट्रलाइज्ड करने की कोशिश की होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? अरे डंडना डंडन बोल, क्लियर है? हाँ जी मेरे भाई, हाँ जी। विनीत नेगी और आयुष नामदेव कंटिन्यूसली स्पैम किए जा रहे हैं। हाँ मेरे भाई, हाँ। खीस क्या होता है? खीस क्या होता है? खीस क्या होता है? खीस क्या होता है? लगातार खीस क्या होता है? कोलोस्ट्रम होता है। पहला दुग्ध जो माता निकालते है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। चमक गया? जानता है, मेरे को पता है, तू जानता है, जान पूछ के दिखाना है ना, ड्रॉपर हूं। चलो जी, क्लियर? चले। सो ये एक चीज थी जो बतानी थी। आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी। अब जो अगला टॉपिक जो आता है,
अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है युग्मक जनन। ये हमारा नर और मादा जनन तंत्र समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन बेटा सीधी सी बात है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। और अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को, अंडाणु जो है उस अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंड जनन, oogenesis। तो अब हमें ये दोनों पढ़ने हैं, अंड जनन पढ़ना है, अंड जनन पढ़ना है और शुक्र जनन पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम शुक्र जनन स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करते हैं? शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। किसकी बात करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। ठीक है जी। हाँ, केमिस्ट्री क्लास होगी? यस, बिल्कुल होगी बेटा जी। ठीक है, आइए शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करने वाले हैं। क्या होता है? सीधे सा मीनिंग आपको समझ में आ गया कि वो प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु निर्माण होता है। ये बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया जो होती है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। डन। अब ये जो शुक्र जनन जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये शुक्र जनन ये 2 चरणों में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2। हिंदी में लिखो, चरण पहला, चरण दूसरा। पहला जो चरण जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। अंग्रेजी में बोलते हैं एक बालक बोलेगा सर अंग्रेजी समझ में नहीं आते, पेन मोटा है ना इसलिए। स्पर्मेटिडोजेनेसिस। ठीक है, अंग्रेजी में स्पर्मेटिडोजेनेसिस, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु प्रसूजनन। शुक्राणु प्रसूजनन। और दूसरा जो चरण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको हम स्पर्मेटिलियोसिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटिलियोसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। क्या बोल देते हैं? शुक्राणु जनन। सो इस तरीके से आपके 2 चरण होते हैं। पहला होता है शुक्राणु प्रसूजनन और दूसरा होता है शुक्राणु जनन। पहला है स्पर्मेटिडोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। शिवम सेन, क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुका हूं तेरे को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब तूने देखा ही नहीं है तो तेरे को कैसे पता लगेगा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, तेरे से पूछ लिया जाएगा शुक्राणु प्रसूत से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आया हुआ है, नीट में आया हुआ। शुक्राणु प्रसूत से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है। ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी बताते, पहले पूरी प्रक्रिया तो सुन ले। तो हमने बोला शुक्र जनन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो 2 स्टेप में होएगा। सबसे पहले ध्यान से देख, यहां से यहां तक की स्टेप कौन सी? ये जो स्टेप जो है, ये जो यहां से यहां तक की प्रक्रिया आपको दिख रही है, इस कोशिका से ये बनने की जो स्टेप जो है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। और लास्ट, यहां से यहां, इनसे ये बनने की जो प्रोसेस होती है, इनसे ये बनने की प्रोसेस जो होती है, इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है जी। हाँ जी सर, 700 क्वेश्चन दिए, पता है मेरे को। नहीं आया ना समझ में? आएगा भी नहीं, बुद्धि लगाने की जरूरत करो तो आएगा ना चीज समझ में। चलो जी, आइए देखते हैं क्या बेटा जी। यहां पर 2 चरणों में होने वाला शुक्र जनन। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, आराम से पढ़ेंगे। आइएगा, ध्यान से सुनते हैं। देखिए, एक लड़का जब 10 से या 12 से 14 वर्ष का होता है, एक लड़का, एक नर जब 12 से 14 वर्ष का होता है
ठीक है, तो उसके मस्तिष्क में एक भाग होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, अध्यक्ष चेतक, हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, उसका हार्मोन का नाम होता है GnRH, और वो अग्र पीयूष ग्रंथि के पास जाता है, और अग्र पीयूष ग्रंथि से, अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है उस अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है क्या निकालने के लिए, LH और FSH। कितने बच्चे ये बात जानते हैं? हाँ जी, कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि एक नर जब 12 से 14 वर्ष का होता है, मैं जब 12 से 14 वर्ष का था तो मेरे ब्रेन का एक पोर्शन है हाइपोथैलेमस, है ना, और उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH, और वो GnRH अग्र पीयूष ग्रंथि के पास जाता है और LH और FSH निकलवाता है। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते ध्यान से सुनिएगा। देख मेरे भाई, हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के मेजरली 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ब्रेन यानी मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसके मेजरली 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, प्रेमस्तिष्क बोला जाता है, एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब, और एक होता है डायंसीफेलॉन। मैं वैसे तो ये नहीं बताना चाहता था लेकिन अभी बता देता हूं। क्यों? क्योंकि जब बाद में ये चैप्टर आएगा ना जिसमें मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये चीज याद रह जाएगी। क्या बोला? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क में 3 पोर्शन होते हैं। सेरिब्रम होता है, प्रेमस्तिष्क बोला जाता है, ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, सूंघने से रिलेटेड होते हैं, और डायंसीफेलॉन होता है। ये डायंसीफेलॉन जो होता है, ये डायंसीफेलॉन, ये एक, और बाकियों की अभी मैं बात नहीं कर रहा कि मध्य मस्तिष्क के अंदर क्रूरा, सेरिब्राई, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना मिलता है। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर ये 10वीं क्लास में आ गया था, क्या मिलता है? पॉन्स मिलता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा मिलता है, और सेरिबेलम मिलता है। ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर होती है। अभी मैं सीधा इस पर आता हूं क्योंकि बात हमें ये पढ़नी है। डायंसीफेलॉन जो होता है ये एक रूम की तरह होता है। जैसे रूम होता है, रूम घर होता है, जैसे ये घर, जैसे ये रूम है, इस रूम की तरह होता है। कौन? डायंसीफेलॉन। तो ये जो डायंसीफेलॉन जो होता है ये एक रूम की तरह होता है। अब इस रूम में क्या है सर? छत है, फर्श है और दीवारें हैं। क्या क्या है? छत भी है, फर्श भी है और दीवार भी है। जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये कौन है? ये छत है। ये कौन है? ये फर्श है। और ये साइड में कौन है सर? ये दीवारें हैं। तो जो छत होती है डायंसीफेलॉन की, इसको बोला जाता है क्या? एपिथैलेमस। क्या बोला जाता है? एपिथैलेमस। क्या बोला जाता है? एपिथैलेमस, छत को। फर्श जो होता है, फर्श को बोला जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और जो दीवारें होती हैं इनको बोला जाता है थैलेमस। सो कुल मिलाकर ये जो डायंसीफेलॉन जो होता है ये 3 भागों से बना होता है। ऊपर एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, और साइड में कौन? थैलेमस। डन। अभी जो हाइपोथैलेमस है ये कौन है? फर्श है ना। डायंसीफेलॉन का फर्श कौन है? कौन है सर? हाइपोथैलेमस। इस फर्श से एक ग्रंथि जुड़ी हुई होती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। किसका? हमारी बॉडी का, जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम होता है? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, ये किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इधर देख, मान ले ये हमारा हाइपोथैलेमस है। फटाफट ध्यान से सुनना। मान ले ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा इस तरीके से थैलेमस था और ऊपर एपिथैलेमस था। ठीक है,
मान लीजिए हमारा हाइपोथैलेमस है और इस हाइपोथैलेमस से हमने क्या जोड़ रखी है सर, इस हाइपोथैलेमस से हमने जोड़ रखा है किसको, पीयूष ग्रंथि को। डन। अब ये जो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसके दो मेजर पोर्शन होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। ये वाला कौन सा होता है, अग्र, और ये कौन सा होता है, पश्च। एक और भी होता है जो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होता है, बहुत कम डेवलप्ड होता है, बहुत ही कम डेवलप्ड होता है हमारे अंदर, जिसको हम बोलते हैं मध्य पीयूष ग्रंथि। जब ये आएगा चैप्टर 11th क्लास का तब वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अग्र पीयूष ग्रंथि को हम पार्स डिस्टलिस बोलते हैं, मध्य को पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, पश्चे को पार्स नर्वोसा बोलते हैं, ये वाला जो होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है जरा सोचिए, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है या नहीं है, सोच। ये वाला पोर्शन जो है ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। हाँ सर, है ना। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। हाँ सर, कनेक्टेड है। ठीक है, सो बात जो थी समझने वाली, कुल मिलाकर इस पीयूष ग्रंथि के टोटल वैसे तो दो है, एक बहुत ही कम डेवलप्ड होता है जिसको हम मध्य पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। मेन यहां पर दो होते हैं, अग्र और पश्च। अब ये जो अग्र जो होता है इसके अंदर हार्मोन मिलते हैं। कौन सा हार्मोन मिलता है, देख, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, जो बनाना है बना ले। ये 6 हार्मोन आपने याद रखने हैं जो अग्र पीयूष ग्रंथि में, जीएच, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, एसीटीएच, पीआरएल। डन। अभी हम अग्र की बात कर रहे हैं, इधर की बात नहीं कर रहे। इधर की बात करेंगे तो यहां पर दो हार्मोन होते हैं पश्चिम में, एक होता है एडीएच जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं, और एक है ऑक्सीटोसिन। ये जो मध्य जो होता है, इस मध्य के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एमएसएच। मध्य के अंदर एक हार्मोन जिसका नाम है एमएसएच। तो टोटल कितने हार्मोन है, टोटल 9 हार्मोन है, 6 ये रहे और 3 ये रहे। ठीक है जी। इनकी फुल फॉर्म क्या है, जिसमें से जीएच गर्ल्स हॉस्टल, एलएच लड़कों का हॉस्टल नहीं है बेटा, जीएच मींस ग्रोथ हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहां पर लिख दूं। यहां पर सारे फुल फॉर्म लिखने से सिर्फ अभी 2 की फुल फॉर्म लिख रहा हूं, एलएच और एफएसएच की, क्योंकि इस चैप्टर में केवल इन दोनों का ही फंक्शन है। यहां पर ये जो एलएच है और ये जो एफएसएच है, केवल इन दोनों की बात होती है इस चैप्टर में। बाकी जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, पीआरएल इनकी बात नहीं होती। जीएच कौन होता है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। एलएच कौन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच थायरो, थायरो, हाँ भाई, सर पीयूष ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हवन करता है, हवन, हवन। ये एलएच एफएसएच क्या कर रहे होंगे, बने होंगे ना, ये ऑक्सीटोसिन बना होगा ना, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बना होगा ना, और बनने के बाद निकलेगा ना, और निकलकर क्या काम करेगा, तेरे को याद आ रहा है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, पीआरएल प्रोलैक्टिन, एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन। ये कुछ नाम है, ठीक है। यहां पर मैं यहां पर फटाफट लिख देता हूं सारे के सारे नाम, सारे के सारे नाम फटाफट लिख देता हूं। जीएच, एलएच, ग्रोथ हार्मोन, हिंदी में वृद्धि हार्मोन। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा फटाफट। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हिंदी में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन।
पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ADH को हमने दूसरा वेसोप्रेसिन बोला है और बाकी लास्ट जो था ऑक्सीटोसिन था, यहां पर 9th इज ऑक्सीटोसिन। सो इस तरीके से कुल मिलाकर ये 9 हार्मोन है। आरव शर्मा कह रहा है सर बुरा मत मानिएगा, ये फालतू की बातें बताकर आप अपनी इंटेलिजेंसी शो करना चाहते हो। हाँ, तू भी तो यही कर रहा है, मैं भी यही कर रहा हूं। ठीक, ओके, खुश, राजी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर यही तो करने आया है। आगे पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद क्या करेगा? अपनी इंटेलिजेंसी तो शो करेगा ना। तो यही कर रहा हूं, मैं भी यही कर रहा हूं, तू भी यही कर रहा है। तू बिना फालतू की इंटेलिजेंसी शो कर रहा है। हाँ भाई, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आप मुझे बताइएगा, ये दोनों हार्मोन जो हैं, ये दोनों हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन्स। क्या बोलते हैं इनको? गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन जो है LH और FSH जो है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन्स। इन दोनों को। अब क्यों बोला गोनेडोट्रोफिन्स? अब ध्यान से सुनने। यहां तक की बात जानबूझ के पढ़ाई गई है, इंटेलिजेंसी शो करने के लिए नहीं पढ़ाई गई है। एक तो ये इतनी सी बात क्यों पढ़ाई है? क्योंकि ये आएगी कौन से चैप्टर में आएगी? जब तू तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ेगा तब वहां पर आएगी, तो रिवाइज हो जाएगा। दूसरी बात, ये चीज क्यों पढ़ाई है? क्योंकि जब तू 11वीं कक्षा का आखिरी अध्याय पढ़ेगा, कौन सा? रासायनिक समन्वय और एकीकरण, वहां पर ये पीयूष ग्रंथि पढ़ेगा, तब वहां पर आएगा। तो इंटेलिजेंसी शो नहीं करिए, ये आएगा। तीसरा, ये क्यों बताया? क्योंकि उसी चैप्टर में इन सभी हार्मोन्स के फंक्शन पड़ेगा। चौथा, ये फुल फॉर्म बतानी थी ताकि अभी के अभी याद कर ले, ताकि बाद में आसानी से याद हो जाए। इन दोनों को गोनेडोट्रोफिन्स क्यों बोला गया है? रीजन ये था कि मेरे भाई, जब लड़का 12 से 14 वर्ष का हो जाता है तो उसके मस्तिष्क से, मस्तिष्क के कौन से भाग से? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH। ये देख, ये है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है GnRH। कौन निकला? GnRH। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से GnRH जाएगा, किसके पास जाएगा? इस अग्र पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा, और इस अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवाएगा? LH और FSH। अब LH और FSH जिनको हमने गोनेडोट्रोफिन्स बोला, ये कहां पर जाएंगे? सोच, गोनेडोट्रोफिन्स में वर्ड आ रहा है गोनेड्स, और गोनेड्स क्या थे? सोच, क्या थे गोनेड्स? क्या थे गोनेड्स? जरा सोच, गोनेड्स क्या थे? लैंगिक अंग थे। गोनेड्स क्या थे? लैंगिक अंग थे ना? हाँ सर, गोनेड्स क्या थे? लैंगिक अंग थे। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, मैं जब 12 से 14 वर्ष का हुआ था, मेरे हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, और ये GnRH अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवा रहा है? LH और FSH निकलवा रहा है। तो जरा सोच, LH और FSH को तूने क्या बोला है? गोनेडोट्रोफिन। क्या बोला है? गोनेडोट्रोफिन बोला है। तो इमेजिन कर, GnRH की फुल फॉर्म क्या होगी? ये एक ऐसा हार्मोन जो गोनेडोट्रोफिन निकलवा रहा है। ये हार्मोन
जो पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोफिन निकलवा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो रिलीज करा रहा है किसको? गोनेडोट्रोफिन्स को। कौन है गोनेडोट्रोफिन्स? एलएच और एफएसएच है। कहां से निकलवा रहा है? पीयूष ग्रंथि से निकलवा रहा है, इसलिए जीएनआरएच को क्या बोला? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, समझ में आया? बोलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब ये एलएच और एफएसएच क्या कार्य करेंगे? अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक बालक से जिसका नाम है आरव शर्मा। हत्ते चढ़ गया बेटा अब तो। आरव शर्मा जल्दी से मुझे बता, ये जो जीएनआरएच है ये 12 से 14 वर्ष की आयु में ही क्यों निकला, पहले क्यों नहीं निकला? यस, आरव शर्मा। हाँ भाई आरव शर्मा जी, ये जीएनआरएच 12 से 14 वर्ष की आयु में क्यों निकल गया? बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं। आयुष नामदेव, डॉक्टर विशाल, इन 3 बच्चों को भी यही क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कंटिन्यूअसली स्पैमिंग करते हैं। कंटिन्यूअसली डॉक्टर विशाल तो बस एक ही चीज को लिए बैठा है, दे देना, हिंदी इंग्लिश में दो, हिंदी इंग्लिश में दो, हिंदी इंग्लिश में दो। हाँ भाई, क्या हुआ? ये पहले क्यों नहीं निकला? जाकर एक बार है ना गूगल बाबा पर सर्च कर लेना। ठीक है, गूगल बाबा पे सर्च कर लेना कि 12 से 14 वर्ष की आयु पर ही क्यों निकला हाइपोथैलेमस से, उससे पहले क्यों नहीं निकला, है ना? देखना, सभी बच्चों के लिए एक सवाल है आज का, देखिएगा आज ये, जिसका हमारे कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिमाग में एक प्रश्न आता है ना कि सर 12 से 14 वर्ष की आयु में ही क्यों निकला ये जीएनआरएच, पहले क्यों नहीं निकल पाया? तो आपको मिलेगा एक तंत्रिका। एक तंत्रिका होती है, एक न्यूरॉन होती है जो एक्टिवेट कब होती है? 12 से 14 वर्ष की आयु में एक्टिवेट होती है, और वो तंत्रिका इस हाइपोथैलेमस से रिलीज करवाती है क्या? जीएनआरएच। ठीक है जी, ट्रांसपेसिन ऐसे कुछ नाम मिलेगा, ट्रांसपेसिन या पेप्सिन ऐसे कुछ, किस पेप्सी ऐसे कुछ नाम मिलेगा। किस पेप्सी नाम से एक तंत्रिका होती है जो यहां से रिलीज कराती है। मैं चाहता तो यहां पर अपनी नॉलेज दिखाता, मैं यहां पर नाम लिखता, मैं यहां पर सब कुछ बताता, लेकिन क्या मैं यहां पर आउट ऑफ टॉपिक नॉलेज शो करी? यहां पर क्या ये हमारे कोर्स का पोर्शन नहीं है? सेरिबेलम तू नहीं पढ़ेगा, डायंसीफेलान तू नहीं पढ़ेगा। डायंसीफेलान जब मस्तिष्क में आएगा तो वहां पर नहीं बताऊंगा थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। वहां पर जब आएगा तो ये नहीं बताऊंगा हाइपोथैलेमस से ये पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। ये पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्र और पश्चे। अग्र में ये हार्मोन होते हैं, पश्चे में ये हार्मोन होते हैं। क्या ये कोर्स का पार्ट नहीं है? तेरे को कुछ आता नहीं है, मेरे को ज्ञान दे रहा है बिना फालतू में। बदतमीजी की एक हद होती है, और क्लास में न जाने कितने बदतमीज बैठे हुए हैं। कभी कोई आता है क्या बोल जाता है, कभी कोई आता है क्या बोल जाता है। मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने, है? एक दिन एक का कोर्स बंद किया था, नाम उसको पता होगा। एक दिन में कोर्स बंद किया था, हालत पतली हो जाती है। कोर्स बंद करा देता हूं सीधा, मैं क्लास से बाहर नहीं निकालता हूं, अब मैं सीधा कोर्स बंद करा देता हूं। और इतनी पावर है मेरे पास यहां पर कि सीधा कोर्स ही बंद करा दूंगा।
फालतू की अगर बात करी ना यहां पर क्लास में, इलॉजिकल, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर साफ साफ मेंशन होता है जहां से तुम आए हो कि बिना फालतू की बातें करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। मैं झेल रहा हूं तुमको सिर्फ एक लिमिट तक, जिस दिन वो लिमिट क्रॉस हो जाती है मैं कोर्स से बाहर निकाल देता हूं। अभी तक 2 बच्चों को निकाला है, लेकिन उसी दिन उनको वापस से डाल दिया था क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि गलती करी है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सर जब बैच कंबाइन हो जाएगा तो बायोलॉजी कौन कौन टीचर पढ़ाएगा? हम तो कसम से नहीं पढ़ाएंगे, तुमको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। भाग रहे हम, जा रहे हैं, तेरे को नहीं पढ़ाएंगे, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। योगेश सर आएंगे, दोनों बैच मर्ज करके वो पढ़ा देंगे। हमारा हो लिया प्रभु, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, झेल लिया हमने जितना झेलना था, हमसे नहीं हो पा रहा है बस। न पढ़ते हैं, न पढ़ाने देते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं। क्या खा के आते हैं क्लास में, समझ नहीं आता है। मैं जब 12 से 14 वर्ष का था तो मेरे हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज हुआ। इस हार्मोन ने हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन निकला। जीएनआरएच गया अग्रपीयूष ग्रंथि के पास में, और अग्रपीयूष ग्रंथि से क्या निकलवा दिया? एलएच और एफएसएच। अब ये एलएच एफएसएच क्या करेंगे, उधर ध्यान से सुनिएगा। अब ये कोर्स का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला एलएच, ये कहां पर जाएगा? एलएच जाएगा किसके पास में? लेडिग कोशिकाओं के पास में। किसके पास जाएगा? लेडिग सेल्स के पास में जाएगा, लेडिग कोशिकाओं के पास में जाएगा, ठीक है। अब ये लेडिग कोशिका क्या करेंगी? ये लेडिग कोशिका हार्मोन्स निकालेंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, वापस से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या? मैं जब 12 से 14 वर्ष का हुआ तो मेरे हाइपोथैलेमस से क्या निकला? जीएनआरएच। ये जीएनआरएच गया किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवा दिया? एलएच और एफएसएच निकलवा दिया। ये एलएच और एफएसएच जो थे, इनमें सबसे पहले हम एलएच की बात कर रहे हैं। एलएच कहां पर गया? एलएच निकल कर, एलएच यहां से निकल रहा है, यहां पर दिमाग लगा, यहीं पर है ना दिमाग, यहां से निकल रहा है एलएच पीयूष ग्रंथि से, और निकलकर मेरे अंदर कहां पर जा रहा है? मेरे गोनिड्स में, यानी लैंगिक अंग में। किसमें? वृषण में कि अंडाशय में? नर की बात कर रहे हैं तो वृषण में जाएगा। अब याद कर, वृषण की संरचना में कहीं तेरे को शुक्रजनक नलिका याद आ रही है? 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में लेडिग कोशिका थी, हाँ सर, जिनको हमने अंतराली कोशिका बोला था, हाँ सर, हाँ जी। इंटरस्टिशियल सेल बोला था, हाँ जी। क्या बोला था? इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिग सेल्स, अंतराली कोशिका बोला था, हाँ सर बोला था। अब आप मुझे बताइएगा, ये एलएच किसके पास गया? लेडिग कोशिका के पास गया, और लेडिग कोशिका को बोल रहा है कि निकालो। उसने बोला क्या निकालूं? इसने बोला जो तूने बनाया है। इसने बोला क्या बनाया है? इसने कहा सोच क्या बनाया है तूने? उसने बोला हाँ याद आया, क्या बनाया है? हार्मोन्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? नर लैंगिक हार्मोन्स। क्या बनाया लेडिग कोशिका ने? नर लैंगिक हार्मोन, यानी ऐसे हार्मोन जो नर के लैंगिक लक्षणों से संबंधित हैं। फिर से सुनो, नर के लैंगिक लक्षणों से संबंधित हार्मोन्स जो है वो लेडिग कोशिका ने बनाए हैं। कौन से होते हैं? नर के लैंगिक लक्षणों से संबंधित जो हार्मोन होते हैं उनको हम बोलते हैं पुंजन हार्मोन, एंड्रोजन। एक तो पता नहीं ये किसने मेरा नंबर जो है, पता नहीं कहां कहां पर मेरा नंबर जो है चला गया है।
कुछ ऐसे बांगड़ू है जो रात को डिस्टर्ब करते, बोलते सर जी आपने तो क्लास में बताया था लेडिग कोशिका टेस्टोस्टेरोन निकालती है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ एंड्रोजन निकालती है। सर जी आपने गलत बता दिया। मैंने बोला था क्लास में आऊंगा उस दिन समझाऊंगा, और अब ध्यान से सुन लेना क्या, कि जिस तरीके से बीजेपी एक समूह है और उस समूह का एक मेन नेता है, कौन? नरेंद्र मोदी। कौन है? मुख्य व्यक्ति, मुख्य नेता। उसी तरीके से एंड्रोजन क्या है? नर के अंदर जो लैंगिक हार्मोन्स निकल रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उन सभी हार्मोन्स का जो समूह जो होता है ना, नर लैंगिक हार्मोन्स का जो ग्रुप जो होता है, उनको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स, पुंजन। और पुंजन क्या एक तरीके का समूह है, और पुंजन अगर समूह है तो मेन पुंजन कौन है? बीजेपी अगर समूह है तो उसका मेन नेता है, और पुंजन अगर ये एक समूह है तो इसका मेन नेता कौन है? तो मेन है कौन? टेस्टोस्टेरोन। समझ में आया बालक? समझ में आया कि टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन वो एक प्रकार का कौन है? एंड्रोजन है। इस समूह का मेन नर हार्मोन जो है वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। नर हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? पुंजन हार्मोन्स कहा जाता है, एंड्रोजन कहा जाता है। डन। सो फाइनली ध्यान से सुनिएगा, एलएच लेडिग कोशिकाओं के पास गया, लेडिग कोशिकाओं ने क्या निकाल दिया? पुंजन निकाल दिया। मेन पुंजन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। फाइनली कौन रिलीज हो चुका है? टेस्टोस्टेरोन। अब मुझे बताइए टेस्टोस्टेरोन कहां पर रिलीज हुआ है? लेडिग कोशिका, ये तेरी शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इनके बाहर कौन है? सर ये लेडिग कोशिकाएं हैं। इन लेडिग कोशिकाओं ने क्या निकाल दिया? सर ये लाल रंग का जो है ये एंड्रोजन है, यानी टेस्टोस्टेरोन है। क्या यहां पर मार्किंग करनी पड़ेगी? समझ में आ गया, ये कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। डन। ये कौन है? सर ये लेडिग कोशिका है। ठीक है, लेडिग सेल्स है। डन। अब इधर देख, ये जो एलएच जो होता है इसका दूसरा नाम आईसीएसएच भी होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर ये जो हार्मोन होते हैं स्टेरॉइड नेचर के होते हैं? सारे स्टेरॉइड नेचर के नहीं होते बेटा जी, कुछ प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, कुछ पेप्टाइड नेचर के भी होते हैं, कुछ पेप्टाइड डेरिवेटिव भी होते हैं, कुछ फैटी एसिड नेचर के भी होते हैं, कुछ स्टेरॉइड नेचर के भी होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। तो वो जब हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर आपको पता लगेगा कौन से स्टेरॉइडल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा आईसीएसएच भी बोला जाता है, एलएच का दूसरा नाम है आईसीएचएच। अब कोई मुझे बताएगा आईसीएचएच की फुल फॉर्म क्या होगी? सोच। एलएच किसको प्रेरित कर रहा है? ये एलएच इंटरस्टिशियल सेल को प्रेरित कर रहा है, क्या रिलीज करने के लिए? एंड्रोजन। सो आईसीएसएच का मतलब क्या है? आईसीएसएच की फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है। अब जरा सोच, इंटरस्टिशियल सेल वर्ड आ रहा है? हाँ सर। एलएच किसको प्रेरित कर रहा था? लेडिग सेल। लेडिग सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल, यानी एलएच इंटरस्टिशियल सेल को प्रेरित कर रहा है। हाँ सर। एलएच इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, तो एलएच का दूसरा नाम क्या पड़ गया? आईसीएसएच पड़ गया। अब जिसको ये बात भी समझ में नहीं आ रही है, बेटा तू बादाम च्यवनप्राश जो खाना है खा, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। ठीक है जी। सो यहां तक की बात थी। अब इधर देखते हैं, मैंने बोला ये लेडिग कोशिका है और इन्होंने क्या रिलीज कर दिया? टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? सर ये टेस्टोस्टेरोन जो है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन स्टार्ट कराएगा। क्या स्टार्ट कराएगा? शुक्र जनन स्टार्ट कराएगा। लेकिन शुक्र जनन बता मेरे को, बाहर होएगा कि अंदर होएगा? हाँ जी, जल्दी से बताइएगा। ये शुक्र जनन को स्टार्ट कराएगा कौन? टेस्टोस्टेरोन।
अब आप हमें बताइए, ये टेस्टोस्टेरोन अगर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कराएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होएगा? अंदर होएगा, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर होएगा कि बाहर होएगा? ऑब्वियसली बात है, अंदर होएगा। क्यों? क्योंकि अंदर तेरे को याद आ रही है कोई जर्म सेल थी, नर जर्म कोशिकाएं थी, है ना, अंदर है ना। तो कुल मिलाकर टेस्टोस्टेरोन बाहर है, लेकिन इसका कार्य अंदर होने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर हमें इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाना पड़ेगा। अब सर ये टेस्टोस्टेरोन अंदर कैसे आएगा? कौन लाएगा इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाने का काम कौन करेगा? मैंने कहा आइए पढ़ते हैं। ये हमने सबसे पहला देखा है LH। अब दूसरा हार्मोन कौन सा था? सर दूसरा हार्मोन था FSH। दूसरा हार्मोन कौन है? FSH है। आइए FSH की बात करते हैं। अब देखिए हम FSH में कुल मिलाकर यहां पर 3 चीजें पढ़ेंगे। FSH के 3 काम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, ये FSH सर्टोली सेल्स को प्रेरित करता है। LH किसको प्रेरित कर रहा था? सर LH जो था वो लेडिक कोशिका को प्रेरित कर रहा था। ये जो है ये सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है। ठीक है। अब ये सर्टोली कोशिका को जब प्रेरित करता है तो बदले में सर्टोली कोशिका 3 चीजें हम पढ़ेंगे काम करती है। 3 काम करती हैं। वो 3 काम क्या है? पहला, सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करेंगे। सर्टोली कोशिका क्या प्रदान करेंगे? सर पोषण प्रदान करेंगे। आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है? याद करिए, शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है? सर्टोली कोशिका देती है कि नहीं देती है? हाँ, तो वो पोषण प्रदान करने के लिए पोषणीय पदार्थ बनाना भी तो पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना भाई। एक सेल है, वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने वाली है, तो सेल के अंदर न्यूट्रिशन बनाना भी तो पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए प्रेरित कौन करेगा? सर ये FSH सर्टोली कोशिका को प्रेरित करेगा। क्या? पोषण निर्माण करके उसको प्रदान करने के लिए। डन? क्लियर है? तो सर्टोली कोशिका पोषण अगर प्रदान कर रही है तो वो प्रदान करने के लिए उसको प्रेरित करना पड़ेगा, उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, और वो कौन करता है? FSH। डन? ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य है ABP का निर्माण। किसका निर्माण? ABP का निर्माण। सर अब ये ABP क्या है? ABP इज अखिल भारतीय पार्टी नहीं, ABP इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। अब जरा इसकी वर्ड में फुल फॉर्म देख, एंड्रोजन, फिर बाइंडिंग, फिर प्रोटीन। एंड्रोजन भी आ रहा है, बाइंडिंग भी आ रहा है, और प्रोटीन भी आ रहा है। ठीक है। और जिनको लग रहा है सर ये तो NCERT में नहीं लिखा हुआ, पढ़, बोल रहा हूं ना, पढ़ तो पढ़। कोटा में बच्चे चू तक नहीं करते ऑफलाइन में, जो टीचर पढ़ा रहा होता है चुपचाप पढ़ते रहते हैं, चू भी नहीं करते, एक आवाज नहीं निकालते। टीचर पढ़ा रहा है, चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं। तो यहां पर पढ़ाया जा रहा है तो चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे आप, बिना आवाज किए। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब जरा फोकस कर, यहां पर क्या लिखा हुआ? एंड्रोजन। सर एंड्रोजन क्या था? अभी तेरे को बताया, एंड्रोजन यानी नर लैंगिक हार्मोन, और मेन कौन था? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन है। हाँ सर, टेस्टोस्टेरोन इज ए टाइप ऑफ एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एक कौन है? सर एंड्रोजन है। उसके बाद लिखा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो बाइंड करेगा, जुड़ेगा, है ना। अब इधर देख, यहां पर जो सर्टोली सेल्स होंगी, जो आपको याद आ रहा होगा, सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स क्या कार्य करेंगी? ये कुछ प्रोटीन बनाएंगी जो इन एंड्रोजन से बाइंड कर जाएंगी। क्या बोला हमने? सर्टोली सेल्स जो थी वो कुछ प्रोटीन बना रही हैं, और वो प्रोटीन किससे जुड़ रहे हैं? एंड्रोजन से जुड़ रहे हैं, और जुड़कर उन एंड्रोजन्स को अंदर लेकर आ रहे हैं।
सो कुल मिलाकर इस एबीपी प्रोटीन का कार्य क्या था? जो बाहर टेस्टोस्टेरोन था ना, जो एंड्रोजन जो था, उसको पकड़कर, उससे बाइंड होकर, उससे जुड़कर उसको कहां लेकर आना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लाना। तो एबीपी का कार्य क्या हो गया? ये क्या कर रही है? जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन को लेकर आ रही है। डन। यहां लिख दूं क्या कार्य कर रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन को शुक्र जनक नलिका में डाल देता है। किसको डाल रहा है? शुक्रजनक नलिका के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन था उसको लिया और शुक्रजनक नलिका के अंदर डाल दिया। डन। चलिए जी, तो हमें यही तो चाहिए था। मैंने आपसे क्वेश्चन यही तो पूछा था, भैया टेस्टोस्टेरोन बाहर है, हमें इसको अंदर लाना है। अंदर कैसे लाएंगे? तो अंदर लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? एफएसएच। एफएसएच क्या कर रहा है? सर्टोली कोशिका को प्रेरित कर रहा है। क्या बनाने के लिए? एबीपी। एबीपी क्या कर रहा है? सर उस टेस्टोस्टेरोन को अंदर ला रहा है। एक तरीके से वहन कर रहा है, उसको लेकर आ रहा है अंदर। डन। चलिए जी आगे। अब एक तीसरी चीज है जो नीट 2015 में पूछा गया था। ये प्रश्न 15 में, 18 से पहले पहले जो प्रश्न थे उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न होते थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। इनहिबिन प्रोटीन, ये एफएसएच इनहिबिन प्रोटीन बनवाता है। किससे? सर्टोली सेल से। क्या? ये जो एफएसएच है ये सर्टोली सेल से इनहिबिन प्रोटीन बनवाता है। नाउ व्हाट इज इनहिबिन प्रोटीन? सर ये इनहिबिन क्या है और ये इनहिबिन प्रोटीन क्या कार्य कर रहा है? पहले तो सोच, इनहिबिन वर्ड किससे आया? इंग्लिश के इनहिबिट से आया है। इनहिबिट का मतलब होता है संदमन। इनहिबिन वर्ड किससे आया? इनहिबिट से। और इनहिबिट का मतलब होता है संदमन, रोकना। आरव शर्मा, समझ में आ रहा है? इनहिबिन का मतलब इनहिबिट और इनहिबिट का मतलब होता है संदमन, रोकना। ठीक है। अब क्या है इसका मीनिंग? क्या है? मैंने कहा चलो ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। देखो, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। क्या? कि जैसे मैंने पढ़ाया और आरव शर्मा ने मुझे फीडबैक दिया, या आरव शर्मा ने डाउटनट में फीडबैक दिया कि पार्थ सर बहुत ही गंदा पढ़ाते हैं। आया एक फीडबैक, आया मेरे अगेंस्ट में, आया ना मेरे अगेंस्ट में कि बहुत गंदा पढ़ाते हैं, बहुत बेकार पढ़ाते हैं। आरव शर्मा ने बोला बहुत ही घटिया पढ़ाते हैं, है ना? ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा ये कैसा फीडबैक था मेरे लिए? सर नेगेटिव फीडबैक था। अब जो डाउटनट में जो है, क्या वो मुझे पढ़ाने देंगे? नहीं सर, वो मुझे यहां से हटा देंगे, मेरी पोजीशन से हटा देंगे, है ना? यानी अगर नेगेटिव फीडबैक आएगा तो वो व्यक्ति काम करने से उसको रोक दिया जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक आता है तो नेगेटिव फीडबैक आने के कारण क्या हो जाता है? किसी का कार्य रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कार्य को रोक दिया जाता है। अगर फीडबैक कैसा आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है भाई? आरव आज यही करना, नेगेटिव फीडबैक देना भर भर के। क्योंकि ना अब हम बिल्कुल ऐसे आदी हो चुके हैं ना, ऐसे आदी हो चुके हैं, हम गालियां खा चुके हैं अपनी मां की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की। हम न जाने क्या क्या सुन चुके हैं। अब इतना उठ चुका हूं ना मैं, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं ना, ये मेरी वो है। ध्यान से सुनिएगा यहां पर। नेगेटिव फीडबैक का मतलब एक ऐसा फीडबैक जिसमें फीडबैक मतलब रिस्पांस दिया जा रहा है कि भैया कार्य रोक दिया जाए। कार्य क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कार्य को रोक दिया जाए। ऐसा फीडबैक क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। डन। अब इधर देखना, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला जीएनआरएच निकला था। हाँ सर, जीएनआरएच ने
LHFSH निकलवाया, हाँ सर। FSH LH ने क्या निकाला सर? टेस्टोस्टेरोन निकाला, हाँ टेस्टोस्टेरोन निकाल दिया। FSH किसके पास गया था? सर्टोली सेल। किसके पास गया था? सर्टोली कोशिका। किसके पास गया था? सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका ने पोषण दिया किसको? जो टेस्टोस्टेरोन से जो स्पर्म बनेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या कराएगा? सोच, ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है, ये टेस्टोस्टेरोन मैंने तेरे को बताया, टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु के निर्माण को प्रारंभ करेगा। देख यहां पर लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन शुक्र जनन कराएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है शुक्र जनन स्टार्ट करा देगा। शुक्र जनन स्टार्ट हो जाएगा तो इट मींस बाद में फाइनली क्या बन जाएंगे? स्पर्म्स बन जाएंगे। यानी टेस्टोस्टेरोन चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। टेस्टोस्टेरोन चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। अब आप मुझे बताइए, टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म बनवाएंगे? हाँ। और उन स्पर्म को पोषण कौन प्रदान करेंगी? सर्टोली कोशिका। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? चले अब मुझे बता, ध्यान से सुनो। मान ले 1000 शुक्राणु बना दिए और उन 1000 शुक्राणुओं को क्या दिया जा रहा है? पोषण दिया जा रहा है। डन। अब मैंने बोला मान ले शुक्राणु निर्माण नहीं हुआ। शुक्राणुओं का निर्माण एक कंडीशन के बाद में नहीं हो रहा है। शुक्राणुओं का निर्माण एक कंडीशन के बाद में नहीं हो रहा है, तो उस दौरान सोच, क्या मुझे पोषण देने की जरूरत है? बोलिए, दिमाग लगाइए जल्दी से। सोचिए, अगर शुक्राणु कम बन रहे हैं या शुक्राणुओं का निर्माण कुछ देर के लिए रुक गया या शुक्राणु निर्माण अभी चल नहीं रहा है, क्या हमें पोषण देने की जरूरत है? क्या इन सर्टोली कोशिका को काम करने की जरूरत है? डन। चलो एक और चीज मैंने बोला, मान ले यहां पर जितने शुक्राणु बनाने थे बना लिए हैं, अभी और नहीं बनाने हैं, तो क्या इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर ले जाना पड़ेगा? नहीं। टेस्टोस्टेरोन को अगर अंदर नहीं ले जाना तो एबीपी को बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। पोषण भी नहीं चाहिए और एबीपी भी नहीं चाहिए। ना पोषण प्रदान करना है, ना एबीपी उत्पन्न करना है। तो इस कंडीशन में कैसे रोके? सोच, हमें ना पोषण देना है, ना हमें एबीपी निकालना है, टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है अभी। तो उस कंडीशन में ये सर्टोली कोशिका क्या रिलीज करी थी? इनहिबिन। और ये इनहिबिन जाकर एक नेगेटिव फीडबैक दिया। ये इनहिबिन जाकर एक नेगेटिव फीडबैक दिया। क्या प्रभु? क्या नेगेटिव फीडबैक दिया? कि एफएसएच मत निकालो, जीएनआरएच मत निकालो, या एफएसएच मत निकालो। एफएसएच नहीं निकलेगा तो सर्टोली कोशिका पोषण नहीं देंगी, एबीपी नहीं बनाएंगी। तो खुद जरा सोच, एक चीज ने खुद को ही इनहिबिट कर लिया, एक कार्य को रोक दिया, एक नेगेटिव रिस्पांस जनरेट हुआ। किसके पास में? हमारी पीयूष ग्रंथि के पास में या हमारे हाइपोथैलेमस के पास में, कि एफएसएच के सिक्रीशन को बंद कर दो, इनहिबिट कर दो। एफएसएच नहीं निकलेगा, सर्टोली कोशिका पर काम नहीं होएगा, पोषण नहीं मिलेगा, एबीपी नहीं निकलेगा, खत्म खल्लास। ये था इनहिबिन का काम। डन, क्लियर। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल। यहां पर जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा है। किस चीज का हार्मोनल कंट्रोल पड़ा है? शुक्र जनन के दौरान हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। क्या सर एलएच का भी नेगेटिव फीडबैक होता है? यस। सोच, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनने लग जाए, टेस्टोस्टेरोन हद से ज्यादा बनने लग जाए, हद से ज्यादा,
और टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा बनने लग जाता तो टेस्टोस्टेरोन हमारे अंदर मांसपेशियों के निर्माण के लिए, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के निर्माण के लिए, गुस्से के लिए, ये सारी चीजें जो होती है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर खुद दिमाग लगाइए, एक सिंपल सी चीज मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कोई प्रोसेस नॉर्मल तरीके से चल रही है, नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वही प्रोडक्ट एक्सेस में बन जाए, है ना, अगर वही प्रोडक्ट अतिरिक्त बन जाए, वही प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा बनने लग जाए, तो खुद वो प्रोडक्ट इनहिबिट कराता है उस प्रोसेस को। हर साल जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं, जेनेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ाता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कहां पर आता है, लैकोपेरोन में आता है। कौन से टॉपिक में आता है, लैकोपेरोन टॉपिक जो होता है वहां पर आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं, आराम से समझ में आ जाता है। अगर किसी बच्चे ने सुना हो तो एक समोसे वाले का एग्जाम्पल देकर मैं हर साल बच्चों को बताता हूं कि एक समोसे वाला है और वो समोसे तल रहा है, और उसने समोसे प्रतिदिन वो 50 समोसे तलता है। आज जो है उसने गलती से 50 के बाद में एक और समोसा तल दिया, 51वां समोसा तल दिया, एक एक्स्ट्रा तल दिया। जैसे ही एक एक्स्ट्रा तला, उसको वो समोसा दिखा, समोसे ने उस समोसे वाले को इंफॉर्मेशन दी कि भैया तुमने हमको एक्स्ट्रा बना दिया। वो जो एक समोसा जो एक्स्ट्रा बना, उस एक समोसे ने उस समोसे वाले को क्या बताया कि भैया तुमने हमको एक्स्ट्रा बना दिया, मत बनाओ, जरूरत नहीं है। यानी प्रोडक्ट खुद इनहिबिट कर रहा है उस प्रोसेस को। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेगेटिव फीडबैक कहलाती है। क्या कि नेगेटिव फीडबैक का मतलब कि खुद प्रोडक्ट जब अतिरिक्त बनने लग जाए तो वही खुद प्रोडक्ट जब अतिरिक्त बनने लग जाए तो खुद प्रोडक्ट क्या करेगा, उस प्रक्रिया को रुकवा देगा। यह होता है नेगेटिव फीडबैक। अति ही अंत है। वाह क्या बात है कि अति अगर हो जाएगी तो वही अति क्या करा देगी, अंत करा देगी। यही हुआ कि अगर अति हो गई टेस्टोस्टेरोन की तो ये टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक लेकर जाएगा, जीएनआरएच इस एलएच के सिक्रीशन को रुकवा देगा पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस से। सरसस टेंटिकुलर सेल्स क्या है, वेल डन मेरी बेटी, बहुत बढ़िया। ये जो सर्टोली कोशिका थी, इन सर्टोली कोशिका का दूसरा नाम है सस्टेंटिकुलर सेल्स। हाँ भाई, समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़ा हार्मोनल कंट्रोल बेटा। अब कल होएगी कितने बजे क्लास, कल है 3 बजे क्लास, याद रखना। कल कितने बजे क्लास है गुरु, कल है 3 बजे क्लास, यहां पर लिख दिया था मैंने, कल 3 बजे क्लास है। और इस 3 बजे की क्लास में हम ये शुक्र जनन पूरी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और अंड जनन जो है मैक्सिमम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, कल 3 बजे क्लास होएगी। ठीक है, और कल से अगर किसी ने भी, सच्ची बोल रहा हूं विद वार्निंग, किसी ने भी बिना फालतू में ऊट पटांग बोला तो फिर वो पछताएगा। ठीक है, भारी पछतावा होएगा उसको, याद रखिएगा।